हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज भाग 55 है और इसमें भी आपको मिलेंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं जनरल पेपर की, तो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके आता है, 40 नंबर का आपका ये जीएस सेक्शन आता है, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन जीएस के और 10 क्वेश्चन प्योर बनते हैं आजकल रीजनिंग के। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है। बाकी सभी चीज़ों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। हिंदी के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज आती है, उत्तराखंड जीके के लिए यूके जीके टेस्ट सीरीज और कम्युनिटी बॉक्स वाली टेस्ट सीरीज आती है, और सामान्य अध्ययन के लिए ये, और कंप्यूटर की अलग से चल रही है। ठीक है, तो इन सभी टेस्ट सीरीज को आपने फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए आज देखेंगे जीके टेस्ट 55 में भी इंपॉर्टेंट जीके के जीएस के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित कार्यक्रम का आधार बना था। तो यहाँ पर दिए गए हैं आपको कार्यक्रम। अब आपको पता है भारत में हरित क्रांति हुई थी हमारे 60-70 के दशक में, और हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं भारत में, वो कौन माने जाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये आप कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कार्यक्रम जो हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो सघन कृषि जनपद कार्यक्रम भी इसमें शुरू किया गया था दोस्तों, और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। तो सीमांत कृषक जो हम बोलते हैं ना, किसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो सीमांत कृषक उस किसान को कहा जाता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में बताना है कौन सा विलेज डेवलपमेंट का काम नहीं है या कार्यक्रम नहीं है। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, इनको आपने समझना होगा। ठीक है, तो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है ये ग्राम विकास का ही कार्यक्रम है। कुआं योजना जो है ये ग्राम विकास के अंतर्गत ही आता है। इंदिरा आवास योजना जिसमें घर बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली हेल्प की जाती है, ये भी ग्राम विकास के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है ये हमारा ग्राम्य विकास के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, इसको हमारा गवर्नमेंट टैकल करती है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारे अलग स्तर पे होते हैं, ये मतलब ग्राम लेवल पे नहीं होती। ठीक है, ये बाकी चीज़ें ग्राम लेवल पे हैं। अगला देखिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आज आपको बोला कि बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया था हमारा, बहुत ही तेजस्वी प्रधानमंत्री थे, हालांकि इमरजेंसी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था, जल संरक्षण अधिनियम कब बना था, वृक्ष संरक्षण अधिनियम कब बना था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब बना था। ये कम से कम आपको सभी महत्वपूर्ण जो अधिनियम है याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में बनता है। एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा जीएस वाले सेक्शन में, कोई ना कोई अधिनियम पक्का पूछता है यूके ट्रिपल एससी। आप देख लो कोई भी पेपर उठा के पिछले 2-3 साल के, वहाँ पे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1986, पर्यावरण जो सुरक्षा अधिनियम बना 1986 में बना है। ठीक है, 1986। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाँव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। तो इनमें से जल प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है गाँव में, ये बताना है आपने। नहीं है और है में थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमेशा यहाँ पे फंसता है कैंडिडेट, कई बार वो है को नहीं है समझ लेता है, नहीं है को गलत समझ कर लेता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है गाँव में। गाँव में जो भी प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, उसमें यहाँ पे कौन सा कारक नहीं है, कौन सा कारक कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, भूमि कटाव से जल प्रदूषण होता है, जलाशयों के पशुओं में नहाने से भी जल प्रदूषण होता है, मानव अवशिष्ट और वहित मल जो अगर पानी में बहाया जाए तो इससे भी जल प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर की ध्वनि का जल प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से हमारा भूमि प्रदूषण होता है, सॉइल पॉल्यूशन बोल सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज, देखिए, फसलों में रासायनिक दवाएं अगर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं और इनके अपघटित जो अवशेष होते हैं उससे भी भूमि प्रदूषण होता है। उद्योग धंधों के ठोस तथा जलीय उपद्रव्य जो भूमि निकास होता है उनको छोड़ देते हैं फैक्ट्री वाले, जो अंदर से पानी वगैरह निकल रहा है, जो भी अपशिष्ट निकल रहा है किसी जमीन पे, तो उससे भी प्रदूषण होता है। कूड़ा करकट गंदगी मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से भी हमारा भूमि प्रदूषण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी से भूमि प्रदूषण होता है।
अगला देखिए, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है, नेशनल हमारा यूनिटी काउंसिल, NUC, राष्ट्रीय एकता समिति, और माफ कीजिएगा काउंसिल, परिषद, और यहाँ पे राष्ट्रीय एकता समिति, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है आपने। देखिए 1961 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हमारी राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन होता है, और उस राष्ट्रीय एकता परिषद के गठन के उद्देश्य थे भारत में जो उसमें सांप्रदायिकता फैली थी, भेदभाव था जो हमारी जातियों में, धर्म में, उनको कम करना, ठीक है, इसीलिए एकता परिषद बनाई गई थी। इसके बाद क्या हुआ, एकता परिषद और हमारे एक उसमें डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे, उत्तर प्रदेश के एक यशस्वी नेता जिनको हम जानते हैं, तो उनके द्वारा दोस्तों एक और संस्था बनाई गई थी, ठीक है, एकता के संबंध में ही, और बाद में ये मर्ज हो जाते हैं आपस में 1967 में, जो कि एकता समिति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन ही बनेगा कि भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद कब बना था, तो 1961, ठीक है, एकता परिषद काउंसिल, और एकता समिति पूछा जाए तो वह राष्ट्रीय एकता समिति 1967 में। दोनों के उद्देश्य और काम सेम थे, इस चीज़ का ध्यान रखें, ऑप्शन के हिसाब से जाना है इसमें। अगला देखिए, शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला था? तो शिवाजी को आप जानते हैं दोस्तों, महान मराठा राजा के रूप में जाने जाते हैं शिवाजी, और शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 1674 में हुआ था, वो 1674 में, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ था ना उनका, तो राज्याभिषेक के वर्ष ही उन्होंने अपने नाम के आगे छत्रपति की उपाधि धारण की, ठीक है, छत्रपति। बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, देखिए बाजीराव प्रथम, ठीक है, तो बाजीराव प्रथम दोस्तों पेशवा वंश का शासक था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पेशवा वंश का। तो बाजीराव जो था अपने टाइम पे बात की जाती है, बाजीराव जो प्रथम थे बहुत ही वीर थे, ठीक है। पेशवा तो जितने भी हुए हमारे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी उनकी युद्ध कौशल नीति वगैरह रहती थी, तो यहाँ पर पेशवा वंश से संबंधित थे सभी लोग। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बनता है एग्जामों में, ठीक है। आप सबने पढ़ा होगा दोस्तों, भारतीय इतिहास से पढ़े थे, शिवाजी की बात करते हो, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों का एक दल था ना, अष्टप्रधान, ठीक है। और प्रधान के अंतर्गत ही हमारा जो पेशवा होता था, पेशवा का जो काम होता था दोस्तों, मेन जो चीफ मिनिस्टर था उसको पेशवा कहा जाता था, यानी कि आज के प्रधानमंत्री से हम लगा सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधानों में जो पेशवा होता था वो चीफ मिनिस्टर था, बाकी कैबिनेट मंत्री थे साथ ही, मान लो आप, ठीक है। तो इस प्रकार की थी उनकी अष्ट प्रधान वाली पूरी मंडली, मंत्रिमंडल हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। राजा की अनुपस्थिति में काम वगैरह देखते थे। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? तो गुरिल्ला युद्ध जो होता है ना, गुरिल्ला युद्ध हमारे भारत में बहुत से राजाओं ने लड़े, ठीक है, शिवाजी जैसे योद्धाओं ने लड़ा गुरिल्ला युद्ध, और राणा प्रताप ने भी हमारा गुरिल्ला युद्ध को अपनाया था। यहाँ पर हम बात करते हैं तो भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा किसके द्वारा लागू हुई? तो ये हमारा शिवाजी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे इसका बेसिक आंसर अगर हम डीप हिस्ट्री जाते हैं ना, डीप हिस्ट्री में शिवाजी ने इसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया था गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को, लेकिन गुरिल्ला पद्धति के जनक की अगर हम बात करें तो मलिक अंबर नामक व्यक्ति को इसका जनक माना जाता है, मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसको प्रयोग करने का श्रेय शिवाजी को जाता है, इसलिए शिवाजी को ही हम श्रेय देते हैं। वह मस्जिद कहाँ है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल सुरक्षित रखी गई है, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद सभी लोग जानते हैं, तो पैगंबर मोहम्मद मुस्लिम धर्म के एक महान गुरु माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, एंड द राइट आंसर, जो इसका राइट आंसर है वो है श्रीनगर। तो श्रीनगर में है दोस्तों हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के बाल, ठीक है। तो अगर हम बात करें श्रीनगर में, तो श्रीनगर में डल झील के किनारे एक प्रसिद्ध दरगाह है दोस्तों, और इसी दरगाह में पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा गया है। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1906 में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए हमारा एक स्टेटमेंट हमेशा पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये तो हमारा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, लेकिन स्वराज शब्द को जो गढ़ा था वो किसने गढ़ा था? तो स्वराज शब्द को बोलने वाले पहले व्यक्ति थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन डी सही आंसर इसका, ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्न में से कौन से स्थान पर थी?
तो अच्छा क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान था दोस्तों, ठीक है। तो राजधानी थी इसकी ऑप्शन बी, माफ़ कीजिएगा, टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान था। यहाँ पे राजधानी पूछी गई है, तो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। टीपू सुल्तान का अगर ये पूछा जाता है कि शासक कहाँ का था, तो मैसूर का था और राजधानी थी इसकी हमारा श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान की अगर हम शासनकाल की बात करते हैं तो 1782 से लेकर 1799 तक इसका शासनकाल था, ठीक है। तो आंगल मैसूर युद्ध जो होता है ना हमारा, वहाँ पे 99 वाली आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो नहर सिंचाई पद्धति है वो प्रचलित है उत्तर प्रदेश में। नहरों का सबसे बड़ा जाल है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत जोड़ा बताना है आपको, ठीक है। तो एक तरफ परियोजनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। पहला है देखिए, कोयना परियोजना महाराष्ट्र, ठीक है, बिल्कुल सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक, सही है। बाली मेला परियोजना जो कि उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। सबरीगिरी परियोजना, तो सबरीगिरी परियोजना दोस्तों ये गुजरात में नहीं है, सबरीगिरी परियोजना है केरला में, ठीक है। गुजरात में सबसे पॉपुलर जो परियोजना है जल विद्युत परियोजना वो है सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा पर है, ध्यान रखेंगे। सबरीगिरी कहाँ पे है? केरल में। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किस फसल की खेती होती है? तो सिंचित जो भूमि है भारत में, उस सिंचित भूमि में दिए गए विकल्पों में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो भारत में आपको पता होना चाहिए संपूर्ण विश्व का 20% चावल का उत्पादन होता है, इसीलिए भारत के संपूर्ण जो सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि है उसमें ज़्यादा किसकी फसल होती है? धान की, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। भारत के सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है धान की, और भारत में संपूर्ण विश्व का 20% चावल का उत्पादन होता है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आपने नोट करना है, ठीक है। हालांकि जो डेटा है बदलते रहते हैं, तो इसमें करंट अफेयर पर नज़र रखना आपको ज़रूरी है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, तो पीत क्रांति यानी कि पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। तिलहन मतलब ऐसी फसल है जिनसे हमको खाद्य तेल प्राप्त होता है, लाइक सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, ये सभी हमारी तिलहन की फसलों में आते हैं। अब बात करते हैं भारत में जो पीत क्रांति हुई या तिलहन की क्रांति हुई, ये 1986 से प्रारंभ हुई मानी जाती है, ठीक है। मूंगफली भी इसमें ही आती है, ठीक है, तिलहन में ही। मूंगफली से भी तो हमारा ऑयल बनता है, बटर बनता है ना। तो ध्यान रखेंगे, तिलहन उत्पादन में देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि प्रमुख राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? ठीक है, तो खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी नहीं है? तो जो गेहूं है दोस्तों, ये गेहूं हमारी रबी की फसल होती है, साफ पता चल रहा है। बाकी चावल हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी हमारी खरीफ में आती है, जबकि हमारी गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि ये रबी की फसलों में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेहूं जो है रबी की फसल है। इसके अलावा हमारी एक फसल है गर्मियों के टाइम पे होती है 2 महीने के लिए, जायद की फसलें कहा जाता है इनको। जायद की फसलों में खासकर हमारे जो आ, आ, खाद्य हमारे फल होते हैं जैसे कि तरबूज, खरबूज, और इसके अलावा जो हमारे सैलेड वाली चीज़ें होती हैं, कुकुम्बर, खीरा वगैरह, तो ये हमारी जायद की फसल में रखी जाती है, ठीक है। तो बेल वाली फसलें जो होती हैं अमूमन वो जायद में आती हैं, 1-2 महीने की फसलें गर्मियों में। तो 3 टाइप की फसलें होती हैं हमारी, पहली रबी की फसल, फिर उसके बाद खरीफ की, जायद की फसल बीच में आएगी, फिर खरीफ की फसल आ जाती है, ओके। तो दोस्तों ये था जीके टेस्ट पार्ट 55। कितना आपने स्कोर किया ज़रूर बताएं, और किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये सीरीज ऐसे है आगे चलते रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, और इसके साथ साथ जो अन्य सीरीजें आ रही हैं, परीक्षा वाले हमारे पूरी चैप्टर चल रहे हैं, उनको आप फॉलो कीजिए, निश्चित ही आपको उसका लाभ आगामी परीक्षा में मिलेगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।